जय हिंद, मैं सौरभ और आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक बार फिर से डेली डोज संख्या 326 में। आज तारीख है 23 अगस्त 2020 और इससे रिलेटेड जो भी करंट के प्रश्न हैं वो हम आपके साथ लेकर उपस्थित हैं। ध्यान रखें कि आने वाले दिनों में बहुत सारी वैकेंसीज हैं और आपके एग्जाम भी बहुत जल्द होने वाले हैं, इसलिए आप अपनी पढ़ाई को विराम न दें और सबसे ज़्यादा फोकस करंट को दें अगर आप बिहार एसआई के लिए जा रहे हैं तो, क्योंकि 100 प्रश्नों में लगभग 25 से 30 प्रश्न करंट के होंगे और वो एक बड़ा सेक्शन है जो कि आपके लिए स्कोर भी कराएगा और आपका रिजल्ट भी सिक्योर कराएगा। इसलिए अभी से ही करंट को बहुत ध्यान से पढ़ते रहें, ठीक है। तो बढ़ते अपने पहले प्रश्न की तरफ। किस देश में एक सुनहरे खोल वाला कछुआ जन्म लिया है? उत्तर है नेपाल, ठीक है। अब ध्यान देंगे, सुनहरे खोल वाला कछुआ लिया, इसका मतलब क्या है? तो यह जो कछुआ है सुनहरे रंग का, ये सुनहरे रंग के जनरली कछुए होते नहीं है, लेकिन ये म्यूटेशन की वजह से इसका जो कलर है वो सुनहला हो गया, यानी गोल्डन कलर का हो गया, ठीक। अब ध्यान देंगे कि ये म्यूटेशन क्या होता है, ठीक। तो म्यूटेशन होता है कि किसी स्थान या वातावरण या अन्य किसी कारण से किसी वायरस की जेनेटिक संरचना में होने वाले बदलाव को क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। यानी कि नॉर्मल शब्दों में कहें तो वातावरण या फिर उस स्थान के इफेक्ट की वजह से किसी वायरस के कारण जो जेनेटिक संरचना में बदलाव होता है वही म्यूटेशन कहलाता है। और ये जो कलर है वो म्यूटेशन की वजह से ही गोल्डन हो गया, ठीक है। तो बढ़ते अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। आईसीसी की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली किस स्थान पे है? ठीक है। तो ध्यान देंगे कि आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली जो है वो दूसरे नंबर पे चले गए। तो पहले नंबर पे कौन है? ठीक है, तो पहले नंबर पे हैं, आपको स्टीव स्मिथ का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो जो पहले नंबर पे है वो कौन आ गए? स्टीव स्मिथ आ गए। और आप लोग मुझे स्टीव स्मिथ को सर्च करके बताएंगे या अगर आपको पता हो तो भी ये किस देश से आते हैं, ठीक है। अब एक बात यहां पे और भी ध्यान देंगे कि ये फर्स्ट रैंक पे चले गए, कौन? स्टीव स्मिथ, ठीक। उसी तरीके से कौन सा देश अभी टेस्ट रैंकिंग में फर्स्ट पे है? ठीक है, तो ध्यान देंगे कि टेस्ट रैंकिंग में फर्स्ट स्थान पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया ही T20 में भी फर्स्ट रैंकिंग में बना हुआ है। साथ ही साथ वनडे की अगर बात करें तो वनडे रैंकिंग में इंग्लैंड फर्स्ट रैंकिंग पे है। इतनी जानकारी आपको मिली। अब देखिए भारत अपना किस स्थान पे है? तो टेस्ट रैंकिंग में भारत चला गया तीसरे स्थान पे। तो दूसरे स्थान पे कौन होगा? दूसरे स्थान पे है न्यूजीलैंड, ठीक है। और ऐसा पहली बार हुआ होगा जबकि भारत भारत टेस्ट रैंकिंग में 2016 के बाद अब तक अपना स्थान खोया है, अर्थात पीछे धकेला गया इसको। एवं साथ ही साथ एक बात और भी आपने ध्यान दिया होगा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा पहली बार हुआ है कि वो अब तक में पहली बार T20 में फर्स्ट रैंकिंग पे आया हुआ है, ठीक। तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ एक बात और भी ध्यान रख लेंगे कि जो टेस्ट रैंकिंग है इसमें ऑस्ट्रेलिया को 116 अंक मिले हैं, न्यूजीलैंड को 115 अंक मिले हैं और अपने देश भारत को 114 अंक मिले हैं। और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया टेस्ट रैंकिंग में टॉप पे है, सेकंड पे है न्यूजीलैंड और थर्ड पे है अपना देश भारत। जबकि अगर क्रिकेटर की बात करें तो क्रिकेटर में टेस्ट में फर्स्ट रैंकिंग पे है स्टीव स्मिथ और विराट कोहली कितने नंबर पे? दूसरे नंबर पे। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बढ़ते अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। किस देश में सबसे ज्यादा जैविक किसान है? तो अपने देश भारत में सबसे ज्यादा जैविक किसान है। अब यहां पे देखिएगा 3-4 प्रश्न बनेंगे आपसे, ठीक। सबसे पहला प्रश्न कि ये अपना देश भारत जो है वो क्षेत्रफल के मामले में या फिर किसानों की संख्या के मामले में, ठीक। तो इन सभी को हम इन डिटेल आपके साथ डिस्कस करते हैं, जो भी यहां से प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले ध्यान देंगे कि जो कृषि मंत्रालय है, ठीक, तो कृषि मंत्रालय के अनुसार जैविक खेती के तहत भारत जैविक क्षेत्र में 9वें स्थान पे है, ठीक है। किसमें? भारत जैविक क्षेत्र की अगर बात करें तो 9वें स्थान पे है, ठीक है। जबकि जैविक किसानों की संख्या में पहले स्थान पे। और आप ध्यान देंगे इन दोनों को, अगर जैविक किसानों की संख्या पूछे तो अपना देश भारत फर्स्ट रैंक पे, जबकि जैविक खेती के क्षेत्र के मामले में बात करें तो अपना देश 9वें स्थान पे, ठीक है। एक बात यहां से और भी एक प्रश्न बन सकता है कि सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा देश राज्य है, ठीक, जो कि टॉप पे है किस चीज में? जैविक कृषि में। एवं एक बात और भी ध्यान देंगे कि सिक्किम पूर्ण रूप से जैविक कृषि के लिए जाना जाता है, ठीक है।
अब जैविक कृषि क्या होता है? तो जैविक कृषि में हम जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं उनका बहुत कम प्रयोग करते हैं या न के बराबर करते हैं, जबकि हम जो नेचुरल कंपोस्ट हैं उनका प्रयोग करके और खेतों की उर्वरता को भी धीरे धीरे बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक, जैविक कृषि की वजह से या जैविक खेती करने की वजह से जो हमारे फसल हैं उनमें अनेक प्रकार की डिजीज से बचने की क्षमता उत्पन्न होती है। ठीक, एवं जैविक कृषि हमारे जो मिट्टी की उर्वरता दिन प्रतिदिन समाप्त होती जा रही होती है उसको भी रिसाइकल करने का काम करता है। साथ ही साथ जैविक कृषि में हम क्या करते हैं कि जैविक कृषि फसल चक्रण भी जैविक कृषि का ही एक हिस्सा माना जाएगा। ठीक, एवं जो जानवरों के अपशिष्ट पदार्थ हैं उनके माध्यम से भी हम वो खाद यूज करके और जैविक कृषि को बढ़ावा देते हैं। एक बात और भी ध्यान देंगे कि भारत जो है वो कुछ जैविक चीजों का निर्यात भी करता है। वो कौन कौन से हैं? तो जैसे अलसी के बीज, अगर आपको अलसी ये नाम लग रहा है तो आपने सुना होगा कि अगर किसी के पेट में स्टमक हो जाता है तो उनको अलसी का दाल खाने के लिए बोला जाता है। ठीक, तो वही ये अलसी है। इसके बाद तिल, इसके बाद सोयाबीन, चाय, औषधीय पौधे, चावल और दाल, इन चीजों का भारत निर्यात करता है। किस तरह की? तो ये जो जैविक प्रोडक्ट हैं हमारे यहाँ के, इनका भारत निर्यात करता है। ठीक है, तो एक बात यहां से और भी ध्यान देंगे कि हमने बात किया था कृषि मंत्रालय का, तो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? और जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं वही कल्याण किसान मंत्री भी हैं। तो कौन? नरेंद्र सिंह तोमर। तो इतनी जानकारी हमको प्रश्न संख्या 3 से प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से जैविक खेती के मामले में भारत कौन सा स्थान पे है? अभी मैंने बताया कि क्षेत्रफल की बात होगी तो 9वें स्थान पे, जबकि किसान की बात होगी तो पहले स्थान पे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 5 की तरफ। पूरी तरह जैविक खेती करने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर है सिक्किम, जो कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 6 की तरफ। विश्व के अमीर व्यक्तियों की सूची में मार्क जुकरबर्ग किस स्थान पे पहुंच गए? ध्यान देंगे कि ये जो अमीर लोगों की सूची निकाली जाती है, ठीक, ये टाइम टू टाइम वेरी भी करता है। उन लोगों का ज्यादा वेरी करता है जो लगभग पॉइंट से एक दूसरे से डिफरेंसेस में रहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपको कहीं कहीं सोर्स के अनुसार, किसी मैगजीन के सोर्स के अनुसार मार्क जुकरबर्ग तीसरे स्थान पे मिलेंगे और किसी सोर्स के अनुसार मार्क जुकरबर्ग आपको चौथे स्थान पे भी मिलेंगे। ठीक, तो जब भी एग्जाम होगा तो ऐसा नहीं, आप क्या करेंगे कि उस समय जो अपडेटेड होंगे उनको एक बार आप देख के जाएंगे। ठीक है, वैसे इतना क्लोज तो पूछना भी नहीं चाहिए। वैसे हम आपके साथ डिस्कस कर देते हैं जो फर्स्ट रैंकिंग में है। देखिए आप ध्यान देंगे कि किस तरीके से वेरी करता है। फर्स्ट रैंकिंग पे जेफ बेजोस हैं, जो कौन है? अमेजन के सीईओ हैं। ये 189 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ टॉप रैंक पे बने हुए, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चौथे रैंक पे कौन है? ये हैं मार्क जुकरबर्ग, ये फेसबुक के सीईओ हैं और ये 90 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ बने हुए। अब देखिए जो 5th रैंक पे थे वो क्या थे? वो लगभग 89 या 91 के करीब में थे। ठीक, इसी वजह से ये लोग क्या करते रहते हैं? वेरी करते रहते हैं। ठीक है, और 7वें नंबर पे अपने देश के मुकेश अंबानी है, जिनको कि एक मैगजीन ने 6ठे स्थान पे भी दिखाया था। ठीक, तो इनकी संपत्ति कितनी है? तो इनकी संपत्ति है 69.9 बिलियन डॉलर। अब देखिए इनके साथ जो वेरी होने का रीजन बना वो क्या था कि एक थे 70 यानी 70.01 बिलियन डॉलर थे। ठीक, और यही वजह था कि ये लोग जब कम का डिफरेंस होता है तो ये वेरी करते रहते हैं। तो आप इनकी हमेशा अपडेटेड लिस्ट देखते रहेंगे। ठीक है, अगर आपके एग्जाम्स में वो प्रश्न आते हैं तो जो सबसे लेटेस्ट होगा वही हमारे लिए सुपीरियर होगा। बढ़ते अपने अगली प्रश्न संख्या 7 की तरफ। अपने कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया? उत्तर है HSBC। अब सबसे पहले HSBC का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। क्या है? हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। और यह फुल फॉर्म हमसे पूछा जा सकता है। एक बात और भी ध्यान देंगे कि इस कार्यक्रम के तहत, कौन से कार्यक्रम? तो ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम। ठीक है, तो ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम के तहत बैंक डिपॉजिट के उपयोग ग्रीन पहल और पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। यानी कि इसका जो डिपॉजिट है वो किसके लिए यूज होगा? तो ग्रीन पहल के लिए और पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए। साथ ही साथ एक काम और भी किया जाएगा, यह कम कार्बन, जलवायु लचीला और सतत अर्थव्यवस्था को भी प्रोत्साहित करने का काम करेगा। ठीक है,
तो इतनी जानकारी हमको प्रश्न संख्या 7 से प्राप्त होती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 8 की तरफ, और ये प्रश्न हमारे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो आपको याद होगा कौन? रोहित शर्मा। और एक मैंने और भी ब्रांड एम्बेसडर आपको एक क्रिकेटर से ही संबंधित बताया था, हरभजन सिंह। किसके बने? ई बाइक गो के। ठीक है, तो इन दोनों का नाम आप ध्यान रखेंगे। अब ध्यान देंगे कि स्पोर्ट्स आईवियर जो ब्रांड ओकले का है, ठीक है, वो इसके 2 साल के लिए यानी अगले 2 साल तक रोहित शर्मा ही ओकले के ब्रांड एम्बेसडर बने रहेंगे। तो आपको एक लंबे समय के लिए याद करने के लिए पड़ा रहेगा। ठीक है, अब एक बात और भी ध्यान दें कि ये है क्या ओकले। तो आप जो आईवीआर सुन रहे हैं, ठीक, तो इसमें एक विशेष तौर पे स्पोर्ट्स लेंस लगाया हुआ होता है। ठीक है, और उसको इसी तरीके से जो पेंटेटेड प्रेस तकनीक है उसके आधार पर इसे तैयार किया जाता है। ठीक, और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने रहेंगे? 2 सालों तक रोहित शर्मा बने रहेंगे। तो इससे एक ही प्रश्न बनने का ज्यादा चांस होगा कि ओकले के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। उत्तर होगा रोहित शर्मा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 9 की तरफ। एनआरए स्कोर के आधार पे अपने यहां नौकरी देने की घोषणा किस राज्य ने सबसे पहले की है? उत्तर है मध्य प्रदेश। अब ध्यान देंगे यहां पे कि अभी अभी आप सुन रहे थे कि सारे देश, पूरे देश में सिर्फ एक एग्जाम होगा, उसी के आधार पे उसकी जो वो 6 महीने यानी साल भर में 2 एग्जाम होंगे उसके। वो क्या होगा? सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, और एक सीईटी की वैलिडिटी 3 साल तक होगी, जो उसका स्कोर कार्ड होगा। ठीक, और इस सीईटी को कराने का काम कौन करेगा? तो वो करेगा एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी। और ये जो नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी है वही वो स्कोर कार्ड जारी करेगा। ठीक है, उस सीईटी को करा करके। अब ध्यान देंगे कि इसी एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी के स्कोर कार्ड के आधार पे अपने राज्य में नौकरी देने की घोषणा कौन करा है? मध्य प्रदेश ने करा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश की जो गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल है, क्योंकि हाल ही में लालजी टंडन जो थे उनकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, और एक और भी प्रश्न आपको यहां से याद होगा कि वहां के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। हालांकि ये सब चीजें बहुत कॉमन है। मैंने आपको पिछले डेली डोज में जो भी अभी योजनाएं चल रही हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की, ठीक है, कोविड से लेकर या फिर उसके अन्य, उन सभी को इन डिटेल बताया। वो 7 से 8 योजनाएं हैं, उनको आप जरूर जाकर पीछे वाले डेली डोज से देख करके लिख लीजिए, और लिख करके उसे आप कहीं अपने रूम में चिपका दीजिए। साथ ही साथ अगर आप बिहार का कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं तो जितनी भी बिहार से संबंधित योजनाएं हैं, ठीक, उन सभी योजनाओं को लिख करके अपने दीवार पे चिपका लीजिए। उम्मीद है कि करंट के प्रश्न में वहीं से 2 से 3 प्रश्न आपके लिए आ सकते हैं। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 10 की तरफ। अशोक लवासा के इस्तीफे के बाद किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त बनाया गया? ठीक है, उत्तर है राजीव कुमार। अब ध्यान देंगे कि जो अशोक लवासा थे ये राजीव कुमार से पहले चुनाव आयुक्त थे। 2 पोस्ट होता है, एक चुनाव आयुक्त और एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। तो मुख्य चुनाव आयुक्त अभी हमारे कौन है? सुनील अरोड़ा हैं। और जो अशोक लवासा थे वो चुनाव आयुक्त थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। अब एक बात ध्यान देंगे और कि ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं या फिर जो चुनाव आयुक्त हैं ये किसको अपना इस्तीफा देते हैं? तो ये इस्तीफा देते हैं राष्ट्रपति को। ये एक पॉलिटी का प्रश्न हमसे बनाया जा सकता है। ठीक, अब ध्यान देंगे कि ये जो अशोक लवासा हैं ये आसियान डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत होने के लिए, यानी कि ये अब उपाध्यक्ष के रूप में किसके? आसियान डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी के उपाध्यक्ष के रूप में काम करने के लिए नियुक्त होंगे। इसी वजह से इन्होंने क्या किया है? अपना त्यागपत्र दिया। किसको? राष्ट्रपति को। अब एक बात और भी बताएंगे आप कि अशोक लवासा जो उपाध्यक्ष के तौर पे काम करने के लिए कार्यरत होंगे एशियान डेवलपमेंट बैंक में, उनके वो किसका जगह लेंगे? तो वो जगह लेंगे दिवाकर गुप्ता का। यानी उनसे पहले कौन थे? दिवाकर गुप्ता थे। एक प्रश्न यहां से और भी बनेगा, एशियान डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहां है? तो ये है मनीला में, यानी कि फिलीपींस की राजधानी मनीला में। ठीक है, अब उपाध्यक्ष की बात तो हमने कर दी। एडीबी यानी आसियान डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो ये है मात्सुगु अस्कावा। कौन है? मात्सुगु अस्कावा। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 11 की तरफ। किस ई कॉमर्स कंपनी ने आईआईटी पटना के साथ समझौता किया? उत्तर है फ्लिपकार्ट। ठीक है, क्या है? फ्लिपकार्ट। अब एक प्रश्न और भी मैंने आपको बताया था कि हाल ही में
जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, ठीक है, उसने भी फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता किया था। वो समझौता क्या था कि उत्तर प्रदेश में जो भी लोकल वस्तुएं हैं, ठीक है, उनको प्रमोट करने के लिए जो फ्लिपकार्ट है वो उनको एक प्लेटफॉर्म देगा तथा उस प्लेटफॉर्म पे लोग अपनी जो आर्टिकल्स हैं, जो वस्तुएं उनके यहाँ की हैं, उसको वितरित करके अपनी इकोनॉमी को डेवलप करेंगे। इस चीज के लिए साइन हुआ है किसके साथ? उत्तर प्रदेश के साथ। जबकि जबकि बिहार के साथ किस चीज के संबंध में हुआ? तो आईआईटी पटना के साथ समझौता ज्ञापन हुआ है, ठीक है। तो आपको फिर से वही बात कह रहा हूं कि बिहार का अगर एग्जाम देना है तो बिहार से संबंधित जितनी भी इस तरह की बातें हैं उन सभी को आप पीछे के डेली डोज से खोज के लिख डालिए, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 12 की तरफ। जनजातीय समुदाय के स्वास्थ्य सुधार हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? उत्तर है आलेख। अब ध्यान देंगे आप कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय एवं जनजातीय स्वास्थ्य और पोर्टल स्वास्थ्य, ठीक। अब ध्यान देंगे कि जनजातीय स्वास्थ्य यहां बोला हूं और ये जो पोर्टल है उसका नाम है स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य और पोषण पर ई न्यूज़लेटर आलेख लॉन्च किया गया। जो पोषण के लिए ई न्यूज़लेटर है वो है आलेख, यानी आलेख क्या है? एक प्रकार का एक न्यूज़लेटर है, ठीक है। जबकि पोर्टल कौन है? तो पोर्टल है स्वास्थ्य, और ये दोनों आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा मंत्रालय ने, कौन सा मंत्रालय? जनजातीय मामलों के मंत्रालय जो है, ठीक, मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रवासी पोर्टल और राष्ट्रीय जनजातीय फेलोशिप पोर्टल भी शुरू किए। अब देखिए यहां से एक और भी प्रश्न क्या बन सकता है, छोटा सा प्रश्न, कि आलेख क्या है? तो आप ध्यान देंगे आलेख क्या होगा? यह एक स्वास्थ्य और पोषण पर जारी किया जाने वाला त्रैमासिक न्यूज़लेटर है, ठीक है। एक प्रश्न यहां से और भी बन सकता है कि हमारे केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? ये है अर्जुन मुंडा। और जनजातीय कार्य राज्य मंत्री कौन है? तो ये है रेणुका सिंह सरूता। कौन है? रेणुका सिंह सरूता, ठीक है। और हम कुछ देर पहले आपसे फ्लिपकार्ट की बात कर रहे थे, तो फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? तो फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 13 की तरफ। खेल पुरस्कार हेतु राष्ट्रपति ने कितने खिलाड़ियों की मंजूरी दी है? उत्तर है 62, यानी कि 62 प्लेयर्स को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है। तो ये आप नंबर याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि कितने लोगों को शौर्य चक्र मिला, कितने लोगों को कीर्ति चक्र मिला, ठीक है, कितने लोगों को वो शहीद चक्र मिला, ठीक। तो इस सभी चीजों को भी आप ध्यान रखेंगे। कितने लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला, ये नंबर आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 14 की तरफ। हरित पथ ऐप का संबंध किससे है? ध्यान देंगे कि हरित पथ ऐप जो है वो सड़कों के किनारे वृक्षारोपण निगरानी से है। अब है क्या? ध्यान देंगे कि इस हरित ऐप को विकसित करने का काम NHAI ने करा है। अब NHAI को अगर हिंदी में कहें तो भारतीय राष्ट्रीय राज प्राधिकरण, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। कब आधारशिला रखी गई थी इसकी? तो 1988 में। अब एक बात और भी ध्यान देंगे कि जो हमारे नितिन गडकरी हैं वो केंद्रीय और सड़क परिवहन मंत्री के साथ साथ MSME मंत्री भी हैं, और इन्होंने ही इस ऐप का उद्घाटन करा, यानी इस ऐप को लॉन्च करा। कब? 21 अगस्त 2020 को। किस ऐप को? तो हरित पथ ऐप को, ठीक है। और इससे फायदा क्या है कि सड़कों के किनारे जो प्लांटेशन होंगे उससे जो पॉल्यूशन का स्तर होगा उसे कंट्रोल किया जा सकेगा, ठीक है। तो पर्यावरण स्वच्छता के लिए ये एक बेहतर कार्य हो सकता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 15 की तरफ। भारत ने हाल ही में किस मिसाइल का परीक्षण किया है? उत्तर है पिनाक। अब ध्यान देंगे कि यहां से पिनाक से संबंधित प्रश्न क्या बन सकता है। तो जो पिनाक मिसाइल है उसको कहां से लॉन्च किया गया? तो इसको ओडिशा के तट पे एक जगह है, कौन सा? चांदीपुर रेंज, ठीक है। और चांदीपुर रेंज से ही इसका सफल परीक्षण हुआ है। एक बात यहां से और भी ध्यान देंगे, यह आर्टिलरी मिसाइल सिस्टम पिनाक से आप 75 किलोमीटर यानी कि 75 किलोमीटर दूरी तक एकदम सटीक निशाना लगा सकते हैं, ठीक है। एक बात यहां पे और भी ध्यान देंगे कि पिनाक MK2 रॉकेट को नेविगेशन, कंट्रोल और गाइडेड सिस्टम से जोड़कर मिसाइल के तौर पे विकसित किया गया है, ठीक है। तो कुछ चीजें जो होती हैं वो आप अगर टर्म नहीं सुने रहते तो आपके लिए टफ भी लगता है। तो आपको क्या करना है कि उस स्थिति में उस टर्म को 2 बार 3 बार रिवाइज करना होगा, ठीक। क्योंकि जो चीजें सुनी हुई रहती हैं वो हमारे लिए फैमिलियर लगती हैं, और जिन चीजों को हम पहली बार सुन रहे होते हैं वो हमारे लिए टफ लगता है, और उसे समझना उस वक्त के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
तो आपको क्या करना है, उसके साथ भी फैमिलियर हो जाना है, उसके साथ भी फ्रेंडली हो जाना है, और उसके लिए क्या करना होगा, उसे 3-4 बार सुनिए, उसे 3-4 बार लिखिए, ठीक है। तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 16 की तरफ। तेंजिंग नोर्गे अवार्ड से किस दिव्यांग तैराक को सम्मानित किया जाएगा? उत्तर है सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र सिंह जो है उनको दिव्यांग तैराक के तौर पे सम्मानित किया जाएगा। किस अवार्ड से? तो तेंजिंग नोर्गे अवार्ड से। किस अवार्ड से? तेंजिंग नोर्गे अवार्ड से। अगला प्रश्न 17 नंबर, मलाबो किस देश की राजधानी है? उत्तर है इक्वेटर गिनी। और हम हर एक डेली डोज में प्रयास करते हैं कि एक देश और एक राजधानी जिसके साथ भारत के संबंध अच्छे हैं उनको आपके साथ रिवाइज कराते जाएं। इससे फायदा यह है कि एक देश और राजधानी से भी संबंधित प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होते जाएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे मलाबो का नाम, और मलाबो की राजधानी कहाँ है? इक्वेटर गिनी, ठीक है। तो मलाबो किस देश की राजधानी है? इक्वेटर गिनी की, यानी इक्वेटर गिनी कहां की राजधानी है? मलाबो की, ठीक है। अगले प्रश्न संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं। ऑनलाइन फिल्म प्रतियोगिता में किस लघु फिल्म को पुरस्कार मिला हुआ है, यानी प्रथम पुरस्कार मिला हुआ है? उत्तर है क्या मैं। इसे भी आप एज इट इज याद रखेंगे। साथ ही साथ अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप ये जो पुस्तक है उसको किसने लिखा है ये आप गूगल से सर्च कर लेंगे, ठीक है। और कुछ चीजें हम जानबूझ के आपके साथ कहते हैं कि आप भी कीजिए, ताकि उस दौरान आप कुछ नई चीजों के साथ भी संपर्क में आएंगे और हो सकता है कि वहां से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बिठा दिया जाए। तो इसीलिए हम बहुत सारी चीजों को आपके खुद के लिए भी छोड़ते हैं, अदरवाइज उस चीजों को हम भी लिख सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटीज है, लेकिन आप खुद लिखिए और वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। हम चाहते हैं कि हम और आप जुड़ करके सिर्फ एक वो ट्रैक बनाए जहां से प्रश्न आते हैं, बाकी आप भी अपना काम कीजिए और मैं भी अपना काम करूं, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 19 की तरफ। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मानद अध्यक्ष कौन है? उत्तर है जैक्स रोगे। कौन है? जैक्स रोगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 20 की तरफ। बुंदेल जल संकट समाधान हेतु उत्तर प्रदेश का कौन सा देश सहयोग करेगा? उत्तर है इजराइल। अब ध्यान देंगे कि जो बुंदेलखंड है वहां हमेशा से पानी की समस्या रही है, ठीक है। और इसी पानी की समस्या को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि अगर पानी की समस्या रही है तो लोगों को पीने के जल की भी दिक्कत है, साथ ही साथ अगर पानी की समस्या है तो वहां फसल का जो उपज है वो भी सही ढंग से नहीं हो पाता है, ठीक। तो इस तरह की चीजों को सही करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इजराइल के साथ एक जल परियोजना की समझौता करिए या फिर डिस्कस करा, ठीक है। और इसके 3 घटक हैं कुल। क्या? पहला कि जल संरक्षण कैसे किया जाए, क्योंकि जब तक जल संरक्षण करेंगे नहीं हम अपने वाटर लेवल को अपलिफ्ट नहीं कर सकते। साथ ही साथ जल कुशल परिवहन कैसे, यानी कि एक लोगों से दूसरी जगह पे जल किस तरीके से पहुंचाया जाए, जो सबकी जरूरतें हैं उनको पूरा कैसे किया जाए। और तीसरा, ये कृषि के लिए जल को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए ताकि हमारे यहां फसल भी हो सके। तो फसल के लिए ड्रिपिंग सिस्टम पे अभी बात चल रही है, ठीक है, इजराइल के साथ बुंदेलखंड का, ठीक है। तो इन 3 स्टेज को इजराइल के साथ उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने जल संकट से निपटने के लिए बात कर रखी है, ठीक है। अब यहां से एक प्रश्न और भी बन सकता है कि इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? तो वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। तो इतनी जानकारी थी आज के डेली डोज से। पिछले रोज हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था और प्रश्न यह था कि स्वच्छ सर्वेक्षण के पहले संस्करण में, पहला संस्करण कब हुआ था? 2016 में, ठीक है। और पहले संस्करण में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा रहा था? तो वो रहा था मैसूर, ठीक है, जो कि कर्नाटक में। अब एक बात यहां से और भी अगर आपको ध्यान होगा तो पिछले डेली डोज 325 में हमने आपको बहुत सारे प्रश्न स्वच्छता सर्वेक्षण से ही कराए थे। तो आपसे एक बार फिर से वही बात कहते हैं कि आप उस डेली डोज को 2 बार 3 बार देखिए, लिखिए, क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण से जरूरी एक प्रश्न हमारे पेपर में होने की संभावनाएं बनते हैं, ठीक है। तो अगर 25-30 क्वेश्चन करने पे एक प्रश्न हमें मिल जाता है तो उसको हमें रट के जाना होगा। अब आज का सवाल है आपके लिए, तांबा उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? जैसे आप लोग अभी तक कमेंट कर रहे हैं, इस चीज को और भी बढ़ाइए, ठीक है, क्योंकि आप इस चीज को लिखे। मैंने आज तक आपसे कभी नहीं कहा कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लेकिन मैं हर रोज आपसे कहता हूं कि आपको जो प्रश्न पूछा जाता है उस प्रश्न का जवाब आप जरूर दीजिए, और इतना तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा भी, ठीक। तो आज भी आपसे जो प्रश्न पूछा गया उसका आप जरूर जवाब दीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं और फिर मिलेंगे अगले डेली डोज में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।